माई सेल्फ सिमरन चौधरी एंड वेलकम टू ऑल अबाउट एग्रीकल्चर विद सिमरन। आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज का सेकेंड वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम AFO के 2012 के आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है इंसेक्ट एक्सक्रीट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, मेराइन और एरियल। तो इसका आंसर होगा टेरेस्ट्रियल। अब क्यों होगा ये आंसर, उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। तो होता क्या है कि जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ना स्पीशीज की बॉडी में, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। वो वेस्ट जो है वो 3 फॉर्म में होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें जो अमोनिया है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, वहीं जो यूरिक एसिड है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, और यूरिया इन द मिडिल। अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं यूरिक एसिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, एक्सक्रीट होता है, इसलिए उसमें वाटर कंजम्पशन होता है, यानी वाटर का जो वेस्टेज है वो कम होता है। ठीक है, तो जो भी जानवर या जो भी एनिमल स्पीशीज आप सोचिए पानी में है तो उसको पानी का टेंशन तो नहीं है, तो वो अमोनिया या यूरिया फॉर्म में आपका एक्सक्रीट करती है। वहीं जो टेरेस्ट्रियल या एरियल होते हैं वो जो है ना यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा है, नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि मेटाबॉलिक प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में निकलते हैं एक्स वेस्ट। ठीक है, जिसमें अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है, और वहीं हमारा जो यूरिया यूरिक एसिड है उसमें यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है। जो भी हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं वो एडवेंटिशियस में आ जाते हैं, एडवांटेज हो जाता है उनके पास, क्योंकि ये जो है सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, तो इसमें वाटर का वेस्टेज कम होता है। अब ये तो हो गया कि यूरिक एसिड का क्या सीन है। अब इसमें आंसर मैंने टेरेस्ट्रियल क्यों बोला, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जो है ना ऑर्गेनिजम्स, उनमें एक अडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से वो लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना चाहते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया या यूरिक एसिड हो गया, ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सके। जो हमारे मैमल्स हैं या टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं या कुछ मेराइन फिशेस में इनफैक्ट वो यूरिया एक्सक्रीट करती है, और उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। ध्यान रखिएगा, उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं उनको। लेकिन जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये जो इंसेक्ट्स हैं, वो या स्नेल्स वगैरह जो होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, जो कि पैलेट या जिसको पेस्ट फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से बहुत ही कम वाटर का लॉस होता है। ठीक है, अमोनिया और यूरिया में भी होता है, लेकिन यूरिक एसिड में सबसे कम वाटर लॉस होता है। तो इस वजह से जो टेरेस्ट्रियल में हमारे जो बर्ड्स इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, क्योंकि ये यूरिक एसिड जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, वो यूरियोटेलिक था, ये यूरिकोटेलिक है, और ये जो है क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो वाटर को कंजर्व करता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्म माइक्रोबायोलॉजी गिवन बाय साइंटिस्ट अब किन्होंने दिया था, जूलियस रिचर्ड पेट्री ने, रॉबर्ट कोच ने, लुइस पैस्चर ने, या एंटवन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, अब इसका आंसर तो लुइस पैस्चर है, लेकिन हम जानते हैं कि बाकी 3 ऑप्शंस क्यों नहीं है। ठीक है, आंसर सही जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बाकी के आंसर्स वो गलत क्यों हैं। ठीक है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चंस बन जाते हैं। आंसर लुइस पैस्चर सही है, वेरी गुड। ठीक है, तो हमें पता चल गया टर्म माइक्रोबायोलॉजी इन्होंने दी थी, लेकिन इन बाकी तीनों ने क्या किया था, अगर वो भी हम ध्यान में रख लेंगे तो हमारे इस टाइप के अगर ऐसा क्वेश्चन और कोई आ जाता है जिनमें ये साइंटिस्ट के नाम होते हैं, तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। तो देखिए है क्या, एंटवन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। एक क्वेश्चन हो गया ना, अगर इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता हु इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो आंसर क्या होगा, एंटवन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप में। ठीक है, माइक्रोस्कोप उन्होंने बनाया था जो कि माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उनको देख सके। और इसको जो साइंटिफिकली डेवलप किया, इस माइक्रोबायोलॉजी को थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे गए, और उन्होंने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म दिया। ठीक है, वो थे साइंटिस्ट हमारे लुइस पैस्चर। इसीलिए साइंटिफिक माइक्रोबायोलॉजी जो दी थी वो लुइस पैस्चर ने दी थी, और टर्म माइक्रोबायोलॉजी भी लुइस पैस्चर ने दी थी। वहीं अगर हम बोले कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, जिन्होंने इनिशिएट किया था इसको पढ़ना, इनके बारे में समझना, वो एंटवन ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, और अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, मतलब इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल,
वहाँ पे हमारे रॉबर्ट कोच ने काम किया था, ठीक है। और जो जूलियस रिचर्ड पेट्री है वो एक जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब देखिए तीनों चारों का नाम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन सबका फंक्शन अलग है। टर्म माइक्रोलॉजी हमारे लुइस पास्चर ने दे दी, लेकिन उसके फादर जो है वो एंटवन ल्यूवेनहॉक है, क्योंकि उन्होंने उसका इनिशिएशन किया था अच्छे से एक्सपेरिमेंटली पढ़ने। और जो हमारे रॉबर्ट कोच है उन्हें मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में काम किया था। और वही जूलियस रिचर्ड जो पेट्री हैं, उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी को ही पढ़ते टाइम, उसी के बारे में करते टाइम उन्होंने पेट्री डिश का इन्वेंशन किया था, ठीक है, जो उनके नाम पे ही रखा गया था जब वो बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तब। ठीक, तो आपको आंसर क्लियर हो गया, साथ में रेस्ट ऑप्शंस भी क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड एक्सक्रीट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। अब ये तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। रेप्टाइल्स और बर्ड्स, इंसेक्ट, तीनों यूरिक एसिड। इसलिए पहला क्वेश्चन आता था तो हमने ये कर लिया। अगर हम सिर्फ रट्टा मान लेते टेरेस्ट्रियल यूरिक एसिड तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कंफ्यूजन होता। तो इसीलिए हमने एक ही में बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करना है। रेड ऑरेंज कलर ऑफ सैफरन इज ड्यू टू लाइसिन, ज़ेंथोफिल, पॉलीफिनॉल्स और क्रोसीटिन। अब देखिए आंसर इसका डी है। अब क्यों है उसके बारे में हल्का सा आप जान लेते हैं, ठीक है। सैफरन किससे बना है? तो सैफरन जो है हमारा कॉर्कस सटाइवस एक फ्लावर होता है, ठीक है, उसके जो स्टिग्मास होते हैं ना उनसे बनता है सैफरन। और सैफरन को एज अ डाई और एज अ स्पीशीज मतलब स्पाइसेस दोनों यूज करते हैं। स्पाइसेस में तो आपने देखा है, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉस्टली होता है कि इसके अल्टरनेटिव डाइज में ढूंढे जा रहे हैं और काफी गए भी हैं। तो इसके अंदर जो है ना एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है क्वारसिटीन, जो कि नेचुरल कैरेटिनॉइड है। मतलब कैरेटिनॉइड्स हमने पढ़ा है ना, रेड कलर देते हैं। कैरेटिनॉइड का ही एक फॉर्म है, नेचुरल फॉर्म क्रोसिटिन, वो इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये ब्रिक रेड क्रिस्टल कलर दे देता है हमारे सैफ्रोनिन को। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है सैफ्रोनिन में। क्यों? क्योंकि ये जो है एंटी ट्यूमर एजेंट होता है। एनिमल्स वगैरह में जो हमारे सेल सिस्टम को पढ़ने में जब साइंटिस्ट ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जो सैफ्रोनिन में ये कंपाउंड है वो एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी रखता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज रेटिफाइड इन द ईयर। रेटिफाइड क्या होता है? तो रेटिफाइड किस ईयर में उसको ऑफिशियली, मतलब इन रिटन फॉर्म में कह सकते हैं, ऑफिशियली उसे स्टार्ट किया गया, उसे पारित कर दिया गया, ठीक है। अब ये ईयर्स दिए हुए हैं, इसमें जो ए ऑप्शन है उसमें मैंने खुद से, क्योंकि ऑप्शन 1994 दे रखा था, लेकिन एक्चुअली में ये जो है ना ये स्टार्ट 1992 में हुआ था और उस 1993 में इस पे दोबारा बात की गई, बहुत सारी कंट्रीज ने इस पे साइन किया और फाइनली जो है जब हमारा जो नेक्स्ट वो होता है इसका वो बैठक जो बैठती है, इसकी जो मीटिंग हुई वो 1994 में हुई थी। इसलिए इन तीनों के रेंज में आपको जो ऑप्शन दिखेगा 1992, 3 या 94, तो वो आंसर आपको टिक करना है। अब ये है क्या टिक करना है तो मैंने बता दिया, पर ये है क्या? तो द कन्वेक्शन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है ये एक कन्वेक्शन किया गया था, ठीक है। इसको बायोलॉजिकल कन्वेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जैसे रियो डे जेनेरो में हुआ था, सुमित होता है ना, इंटरनेशनल सुमित फॉर बायोडाइवर्सिटी, उसी टाइप का ये भी एक, लेकिन ये इनिशियल फेज का स्टार्टिंग का एक था कन्वेंशन जिसमें कि 3 मेन गोल्स रखे गए। पहला गोल बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, इसके गोल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है किसी पेपर में या अब आगे अगर ये पूछा तो इसके गोल्स भी आ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसके 3 गोल्स थे। पहला, कंजर्व करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, ठीक। दूसरा, सस्टेनेबल यूज करना, उनका कंजर्व करने के साथ साथ उनको सस्टेनेबली हमें यूज करना है। आपने सस्टेनेबल फार्मिंग पढ़ा होगा तो आपको पता है ये सस्टेनेबल। और तीसरा, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइज फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज से जो हमारे को बेनिफिट मिल रहा है उसे इक्वली और फेयरली यूज करना, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं, कोई गलत काम नहीं, फेयरली और इक्विटेबली, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री उस पर पूरा हक जमा के बैठी है, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। ये 3 इसके मेन गोल्स थे। ये जो कन्वेक्शन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो नेगोशिएटेड एंड साइंड बाय नेशंस एट कब हुआ था? तो अर्थ सुमिट जो हुआ था रियो डी जेनेरो में इन ब्राजील 1992, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थ सुमिट कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ठीक है। ब्राजील गाना भी है ना, हाँ, फुटबॉल का।
याद नहीं आ रहा, छोड़ो। द कन्वेक्शन केम इनटू फोर्स ऑन, और ये कन्वेक्शन जो है फोर्स में मतलब अच्छी तरीके से लागू होना, वो 1993 में शुरू हुआ था और इंडिया ने भी इस पे साइन कर दिया था और वो इसका एक पार्ट बन गया था इन 1994, ठीक है। और उस टाइम में से रेटिफाइड भी कर दिया गया था ऑफिशियली। तो ये थी इसकी कहानी, 1992 से शुरू होकर 1994 तक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन यूज्ड फॉर डीहस्क ऑफ पल्सेस, रबर रोलर, सेंट्रीफ्यूगल, डीहस्कर, एनर्जी, वो एमर्जी है, ठीक है, EM है वो, एन गलती से लिखा गया, ऑटो करेक्ट, एनर्जी रोल डीहस्कर और अंडर रनर डिस्क शेलर। तो जो मैंने बताया कि थोड़ा ऑटो करेक्ट हो गया है वही करेक्ट है, ठीक। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो डीहस्किंग जो पल्सेस की जाती है ना, वो EMERY एमरी रोलर होता है, ठीक है, उसको यूज करते हैं, जिसको गोटा मशीन भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उसे यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्या होता है, ये एक ही बार में आपका 50% पल्सेस को डीहस्क कर देता है। और जो डीहस्क पल्स आपके पास मिलती है वो 2 स्प्लिट्स में बटी हुई होती है, ठीक है। आपकी जो दालें देखिए ना घर में, जो दालें मम्मी लाती हैं, वो पूरी थोड़ी होती है, उसके दोनों डाइकोटिलेडन्स अलग अलग हो रखे होते हैं, तो ये वही होती है। और ये जो है उसको हस्क वगैरह जो उसमें से निकलता है उसको भी अलग लेयर पे कर देती है, अलग पार्ट, और जो हमारे को अच्छा हमारा जो डीहस्क मटेरियल है उसको अलग कर देती है। तो ये मशीन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है फॉर डीहस्किंग ऑफ पल्सेस। ये देखिए इसके मतलब 3 ढूंढा, तो ये 3 टाइप के इसके मॉडल्स हैं, आपको अलग अलग टाइप के इसके मॉडल मिल जाएंगे, जैसे ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ठीक। ये 3 टाइप के इसके मॉडल्स मिलते हैं। बोटानिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, तो जिसने भी मेरी रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप की वो देखी होगी, वीडियोस देख रहे होंगे या देख रहे होंगे, एक ही बात है, उनको तो पता ही होगा कि क्या है हमारे पर्ल मिलेट का साइंटिफिक नेम। और साथ ही साथ ये 4 ऑप्शंस के भी नाम वो तो खुद ही बता देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा या जिन्हें याद नहीं है उनके लिए हम देख लेते हैं। जिया मेस किसको कहते हैं, मेस को कहते हैं। पेनिस्टैटम किसको कहते हैं, तो पर्ल मिलेट को कहते हैं। पी से पर्ल मिलेट, पी से पेनिस्टैटम। अविना सताइवा इस आपका ओट, और अविना फतवा भी एक चीज होती है, बताइएगा क्या होती है। इल्यूसिन कॉर्काना इज फिंगर मिलेट, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज इन फिंगर मिलेट एंड पर्ल मिलेट। पी से पर्ल मिलेट, पी से पेनिस्टाटम, और वो उसकी स्पीशीज अलग अलग होती है, ठीक है, इसलिए उसको ध्यान मत दीजिए। और ल्यूसिन कॉर्काना फिंगर मिलेट होता है। फिर आपका लार्जेस्ट हर्बेरियम इज लोकेटेड इन इंडिया, वेयर लार्जेस्ट हर्बेरियम इज लोकेटेड इन इंडिया, पुणे, देहरादून, न्यू दिल्ली और कोलकाता। तो इसका आंसर है कोलकाता। आपके पास देखियो द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम CAL, पॉपुलरली नोन एज CHN, और कलकत्ता हर्बेरियम, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट हर्बेरियम है इन वर्ल्ड। और इंडिया में जो लार्जेस्ट हर्बेरियम है, इसके 2 हैं एक्चुअली में, मतलब कंफ्यूजिंग कह सकते हैं आप, 2 टाइप के 2 हैं, ठीक है। एक है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, वो भी कलकत्ता में ही है, यानी कोलकाता में। और दूसरा है लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में जो है वो है इंडियन बोटानिकल गार्डन, जो कि है सिब्बीपुर में। ये भी बंगाल का ही, वेस्ट बंगाल, हावड़ा के पास ही का कोई जगह है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इंडियन बोटानिकल गार्डन। ये 1973 में सेटअप हुआ था और इसमें ऑलमोस्ट 1700 स्पीशीज पड़े हुए हैं, स्पेसिमेंस हैं हर्बेरियम में, ठीक है, टिल डेटेड अभी तक, और भी अपडेट हो रहे होंगे तो हो रहे होंगे। फिर है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हायर इन विच लाइट, विच लाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन और अल्ट्रावायलेट। अब होता क्या है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो सोचते हैं ग्रीन, लेकिन वो आंसर गलत है, आंसर है इसका रेड, ठीक है। होता क्या है, जो रेड लाइट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज आपका जो PS1 और PS2 होता है ना साइकिल में, फोटोसिंथेसिस साइकिल 1 and 2, आपने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स जो चैप्टर है आपका क्लास 11th का बायोलॉजी का, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा। PS1 2 साइकिल्स होते हैं, PS1 और PS2। इनका जो वेवलेंथ रेंज होता है ना 680 से 700 नैनोमीटर का, उस रेंज में आपकी रेड लाइट आती है। इसी वजह से जो क्लोरोफिल्स हैं आपके, वो रेड लाइट को इजीली ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। और मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन किसका होता है, रेड लाइट का होता है क्लोरोफिल से, और जितना ज़्यादा उसका ऑब्जॉर्प्शन होगा क्लोरोफिल के द्वारा, उतना ज़्यादा आपका फोटोसिंथेटिक रेट होगा, ठीक है। इसलिए जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ जो है वो बेस्ट है फॉर आपका फोटोसिंथेसिस।
अब हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर। ठीक है, रेड डाटा बुक किस लिए फेमस है? इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए, एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिए, एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, या फिर एंडेंजर्ड एनिमल्स के लिए? तो इसका आंसर है सी, एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के लिए। है क्या रेड बुक ऑफ डाटा? जिनको नहीं पता, वैसे तो ये बहुत फेमस है, मतलब मुझे लगता है 9th क्लास के आसपास जब हम लोग फ्लोरा एंड फोना पढ़े थे साइंस में, तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया होगा, मतलब टीचर्स ने डिस्कस किया होगा आपके साथ, वहाँ पे रेड बुक के बारे में बताया गया है। तो रेड बुक ऑफ डाटा जो है ये एक स्टेट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जितने भी रेयर और अनडेंजर्ड स्पीशीज है ना, इट कुड बी एनिमल, प्लांट, फंगाई और वट एवर इन द लोकल सब स्पीशीज, वो उस जो कि अनडेंजर्ड होने वाली है, ठीक है, या रेयर है, उसको उसमें नोट डाउन किया जाता है, उसमें उसका डाटा होता है। ये रेड बुक जो है इसमें कंप्लीट लिस्ट होती है जितने भी थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उनके बारे में। ये मैंने आपको बताया, स्पीशीज एनिमल, बर्ड, प्लांट, फंगाई, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म काइंड ऑफ, या फिर कोई सब स्पीशीज आपके लोकेलिटी की, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, जैसे ये आपका अमेजोन जो है वहाँ पे जो कुछ अगर वो हैं एंडेंजर्ड हैं, रेयर हैं, तो वो इसके अंदर आपको लिखी मिल जाएंगी। ठीक है, एंडेंजर्ड मतलब जो खत्म होने की कगार पे हैं, अगर उनको कंजर्व नहीं किया गया तो। ये जो रेड डाटा बुक है, आप देखिए आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इसको मेंटेन कौन करता है, इसको पूरा इसमें इस साल कितने एंडेंजर्ड स्पीशीज मिली, या इस साल कौन सी वाली खत्म हो गई, इन सब के बारे में कौन बताता है, कौन लिखता है? तो इस बुक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी होती है IUCN की। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूके में, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, विच फैक्टर हाईएस्ट इफेक्ट एनुअल लॉस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया? वीड है वो, वीट नहीं है, सॉरी, हाँ वीड है वो। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंसेक्ट करते हैं, फिर डिजीज करते हैं और सबसे कम वीट। फिर दूसरा कह रहा है कि डिजीज सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे लॉस, मतलब एनुअल लॉस को। सी ऑप्शन कहता है इंसेक्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है सबसे ज्यादा वीड्स, ठीक है, खरपतवार, फिर इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े, और डिजीज बीमारियां। तो इसका ऑप्शन है डी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एनुअल लॉस है ना वो वीड्स करती है, खरपतवार करती है, क्योंकि वो आपके प्लांट के साथ कंपटीशन करती है। एक हेल्दी कंपटीशन तो नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन कंपटीशन करती है, और आपने उसको उगाया नहीं है फिर भी वो उग गई है वहां पे। और आपने जो भी रिसोर्स है आप अपने प्लांट को दे रहे हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो न्यूट्रिशन है, सनलाइट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर है, इन सब से, ठीक है, फूड है या कोई केमिकल्स आप डाल रहे हैं उसकी और बेनिफिट करने के लिए, वो सब उसे खींचने के लिए फाइट करती है उसके साथ। ठीक है, एकदम दोनों में कंपटीशन चलता है, और उसमें मोस्टली जो है वीड्स जीत भी जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वीड्स जो है वो सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। आपने अपने फील्ड में सब कुछ अच्छे से दिया, FIM दिया, पूरा न्यूट्रिशन दिया, लेकिन वीड्स का ध्यान नहीं रखा, तो आपका रील जो है वो गया, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गया। इसलिए सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं वीड्स। ठीक, और एक रीजन ये भी है कि जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, जैसे अभी तो आप लोग केमिकल्स डाल देते हैं, ठीक है, वीडिसाइड्स वगैरह जितने भी होते हैं, प्री इमर्जेंस, पोस्ट इमर्जेंस, एट्राजीन, फ्लूलाक्लोरीन, ये सब आप अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें अभी केमिकल्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए वहां से वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सारे फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिकली देखें तो बहुत ज़्यादा जो मतलब छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास कम वो रिसोर्स है, वो इसे ज़्यादा प्रिफर नहीं करना चाह रहे हैं। इसी वजह से एक रीज़न भी है कि वीड का मैनेजमेंट करना एक नेचुरल इन्वायरमेंट में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो आपका छोटा फील्ड है तो आप हैंड वीडिंग कर सकते हैं, हम लिखते हैं ना हैंड वीडिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपका एक बड़ा फील्ड है, ठीक है, तो उस पर हैंड वीडिंग बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, मतलब खराब कह सकते हैं, वो हमारे वीड्स होते हैं, खरपतवार। फिर इंसेक्ट्स खराब करते हैं, जैसे अभी हमने वो क्या नाम है उसका, कीट कहते हैं ना, लोकस्टस, वो आया था, बर्बाद किया था, ग्रास हॉपर्स वगैरह होते हैं, तो इंसेक्ट्स। और लास्ट में डिजीज, क्योंकि अगर आपने अच्छे से प्रोटेक्शन किया है अपने फील्ड का, अच्छे से प्लांट को प्रॉपर देख रेख की है, तो डिजीज लगने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी स्ट्रॉ या फिर पुराना क्रॉप का कोई बीमार चीज़ उसमें नहीं छोड़ी हुई है, स्ट्रॉज वगैरह, तो आपको डिजीज लगने की चांसेस, या वीड्स नहीं छोड़े हैं, या किसी कीड़े के अंडे नहीं छोड़े हैं, या किसी और क्या कहते हैं स्पोर्स जो होते हैं अलग अलग, उनको आपने माइक्रोस्पोर्स, उन सबको प्रिवेंट किया है अपने फील्ड में आने से, तो डिजीज लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक, तो मतलब ये ऑब्वियस ऑप्शन था एक तरीके से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी
लॉजिकली आप सोचते हैं और दिमाग लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो प्रीवियस क्वेश्चंस थे। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, 2012 के क्वेश्चन फिर खत्म, तब हम लोग 2013, 14, 15 टिल 2020 करेंगे। ठीक है, ऐसे देखते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।